सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों और फौलादी दरवाजों के पीछे मुलाकाती कमरे का माहौल एक ठंडी और बेहिस खामोशी में लिपटा हुआ था। कमरे के बीचों बीच शीशे की एक मजबूत दीवार थी, जिसके दोनों तरफ दो कुर्सियां रखी गई थीं। कमरा रोशनी से खाली नहीं था, मगर वो रोशनी भी जैसे बेरंग थी, जिंदगी से खाली, उम्मीद से दूर। डॉक्टर सहर मनोचिकित्सक होने के साथ साथ एक अनुभवी कानूनविद भी थी। सलेटी कोट में लिपटी, सलीके से बंधे बाल, चेहरे पर अनुभव की गहरी परछाई और आंखों में सवालों का तूफान लिए जब वो अपनी कुर्सी पर बैठी तो उनकी नजरें सीधा उस लड़की पर जा टिकी जो सामने कुर्सी पर चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। सिया सिंह। उम्र मुश्किल से 18 साल, मगर चेहरे पर एक थकान, एक अजीब सी गंभीरता जो इस उम्र की लड़कियों के लिए अनजानी थी। आंखों के चारों ओर हल्के काले गहरे फीके होंठ और कंधों तक आते बाल जो बेतरतीब बंधे थे। वो आंखें जिनमें न आंसू थे न उम्मीद, सिर्फ खामोशी। डॉक्टर सहर ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर माइक के पास झुककर बोली, तो तुम ही हो सिया। मुझे बताया गया है कि मुझसे पहले भी कई साइकियाट्रिस्ट तुमसे मिल चुके हैं, मगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। सिया ने नजरें चुराईं, चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। डॉक्टर सहर ने हल्की सांस लेकर खुद को संभाला। मैं हैरान हूं, तुम सिर्फ 18 साल की हो और तुम पर 2 गुनाहों का मुकदमा है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम कि किसी की जान ले ली तुमने। ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें किसी की जान लेनी पड़ी? सिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर झांकने लगी, जैसे हर शब्द से ऊब चुकी हो, जैसे वो सारी बातें सुनते सुनते थक चुकी हो। डॉक्टर सहर ने सब्र से अपना लहजा नर्म रखा। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट नहीं, एक वकील भी हूँ मैं। अगर तुम मुझे बेकसूर लगी तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम्हारे लिए आखिरी हद तक खड़ी रहूंगी, तुम्हारी सजा को कम से कम करवाने की कोशिश करूंगी, बल्कि मुमकिन हुआ तो तुम्हें यहाँ से रिहा भी करवा दूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे सच्चाई बताना पड़ेगी और तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। एक बार मुझे बता कर तो देखो, आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? सिया की आंखों में एक पल को नमी सी चमकी, मगर उसने पलकें झुका लीं, होंठ नहीं हिले, जुबान पर ताले बैसे के बैसे रहे। उसका पूरा वजूद जैसे एक बंद किताब की तरह था, जो किसी को भी अपना पहला पन्ना दिखाने को तैयार ना हो। डॉक्टर सहर ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा, जैसे उसकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रही हों। वो जानती थीं कि ऐसे कैदी आम नहीं होते और ना ही उनकी कहानियां सीधी सादी होती हैं। यहाँ कोई दुख, कोई जख्म, कोई जंग छुपी थी जो जबान पर नहीं बल्कि वजूद पर लिखी गई थी। वो एक बार फिर बोली, मुझे तुम इस हद तक जाने पर मजबूर मत करो जहाँ मैं जाना नहीं चाहती। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम खुद बता दो। मगर वो अब भी कुछ नहीं बोली थी। मुलाकात के कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर आसमान पर शाम की परछाई गहरी हो चुकी थी, जैसे अंधेरे ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कमरे के अंदर मौजूद ट्यूबलाइट की सफ़ेदी एक छोटा सा सुकून दे रही थी, मगर सिया का चेहरा अब भी एक बंद दरवाजे की तरह था, जिसके पीछे कई राज दफन थे। डॉक्टर सहर ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हों, और फिर धीरे से बोली, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का हरगिज नहीं है सिया, मगर कभी कभी दिल का टूटना ही इंसान के अंदर छिपे सच को बाहर लाता है, और शायद भगवान को यही मंजूर है। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए यही करना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने अपना सादा सा लेदर बैग खोला, अंदर हाथ डाला और एक तस्वीर निकाल कर शीशे के पार टेबल पर रख दी। तस्वीर उल्टी रखी थी, उसका चेहरा अभी भी सिया से छुपा हुआ था। डॉक्टर सहर ने गहरी निगाहों से सिया को देखा और एक बार फिर नरमी से दोहराया, मैं जानती हूँ तुम्हें दुख होगा, शायद बहुत ज़्यादा, मगर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये तस्वीर तुम्हारी खामोशी तोड़ने की पहली कुंजी हो सकती है। सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही बैठी रही जैसे कोई खामोश तस्वीर, कोई पत्थर हो, एहसास से खाली। लेकिन डॉक्टर सहर की आंखें जानती थीं, वो खामोशी कुछ कह रही है। चंद लम्हे गुजरे और फिर जैसे उसके अंदर कुछ लरज उठा था, वो धीरे से पलटी। उसके हाथ धीरे धीरे मेज की तरफ बढ़े, उंगलियों में कप का पहाड़ थी, जैसे वो खुद से जंग लड़ रही हो। और फिर उसने तस्वीर को उठाया। बस एक लम्हा, सिर्फ एक नज़र, और वो जब्त का बंधन टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता।
उसकी आवाज़ पहली बार कमरे में गूंजी थी। वो चीखी, चिल्लाई, तस्वीर को सीने से लगाया और फिर जारो कतार रोने लगी, जैसे सदियों से रुके हुए आंसू एक लम्हे में बह निकले हों। आंसू नहीं थे, वो 6 महीने की कैद, अजियत, चुप, जख्म सब बह रहा था। पास की जेल में मौजूद दूसरी कैदी महिलाएं हैरान थीं। वो जो कभी बोली नहीं थी, जिसने किसी के सामने एक हल्की सी सिसकी भी न ली थी, आज वो चीख चीख कर रो रही थी। उसका बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू नहीं, धारें निकल रही थीं। डॉक्टर सहर खामोशी से अपनी जगह खड़ी थीं। उनके बाजू सीने पर बंधे थे, मगर आंखों में नमी तैर रही थी। वो जानती थी यही एक लम्हा था, यही वो दरार थी जिससे सच्चाई बाहर आएगी। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी उस इंसान को, मरने के बाद भी उसका गला पकड़ूंगी। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उसने मुझे जीते जी मार दिया। डॉक्टर सहर ने सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, अब तुम बोल रही हो सिया, अब तुम्हारी कहानी शुरू हो चुकी है। और वो वाकई अब खामोश नहीं रही थी और धीरे धीरे अतीत के उन दर्दनाक लम्हों में खो गई जिनके बारे में सोच कर भी उसकी रूह कांप उठती थी। सर्दियों की धूप आज कुछ ज़्यादा ही नरम थी, जैसे सूरज ने सारी कायनात पर हल्की नरम प्यार भरी चादर तान रखी हो। सिया अपनी छत पर खड़ी, शिफॉन का दुपट्टा गले में डाले और हाथों में कपड़ों की टोकरी लिए कपड़े डालने में बिजी थी। कभी कभी हल्की हवा आती और वो शरारती धूप और हवाओं की संगत से लुत्फ अंदोज होते हुए गुनगुना उठती, दिल्ली ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। वो बेफिक्री की हालत में थी, बालों को ढीले जूड़े में बांध रखा था, चेहरा धूप से दमक रहा था और आंखों में वो मासूम चमक थी जो ख्वाब देखने वालों के मुकद्दर में होती है। जब वो आखिरी कपड़ा रस्सी पर फैलाने लगी तो अचानक नीचे गली में कुछ हरकत ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसने टोकरी को जल्दी से एक तरफ रखा और धीरे से छत की रेलिंग के करीब आकर नीचे झांका। सामने का वो पुराना वीरान सा घर जो महीनों से बंद पड़ा था, आज गैर मामूली तौर पर जिंदगी के आसार दिखा रहा था। एक सिया चमचमाती मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। सिया के माथे पर ताज्जुब की हल्की सी लकीर उभरी। ये गाड़ी यहाँ, और वो भी सुनसान से मकान के सामने। पहले एक औरत गाड़ी से उतरी जिनकी चाल में शराफत और कपड़ों में सलीका नजर आ रहा था। उनके पीछे एक छोटा सा बच्चा उतरा और फिर ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर निकला। सिया की सांस एक लम्हे को जैसे रुक सी गई हो। वो तकरीबन 27 साल का होगा, कद काठ लंबा, रंग गोरा, आंखों में गहराई और चेहरे पर वो रोबो कशिश जो देखने वालों को मदहोश कर दे। वो जैसे ही बाहर आया अपनी उंगलियों से बालों को पीछे किया था और आंखें साए से धूप में उठाकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। और बस एक लम्हा, एक पल को उसकी नजरें टकराई थीं। सिया की आंखें उस अजनबी की आंखों से मिली और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। वो नजरें चुराकर पीछे हटी, लेकिन चेहरे पर एक शर्म मगर बेख्तियार एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। वो लम्हा उसे किसी ख्वाब सा लगा। कपड़ों की टोकरी अब एक तरफ रह गई थी, धूप और गाना सब पीछे छूट गया था। उसके हाथ अपने सीने पर जा टिके, जैसे दिल की रफ्तार को संभालने की कोशिश कर रहे हो। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही जैसे किसी और ही दुनिया में हो। फिर एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा और वो हड़बड़ाकर रेलिंग से पीछे हटी। अपनी चुन्नी को ठीक करते हुए सिया सिंह जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़ी, तेजी से नीचे भागी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ जानना हो, कुछ देखना बाकी रह गया हो। और पीछे छत पर अभी भी धूप नरम थी, हवा में बही खुशबू बसी हुई थी, मगर सिया के दिल में एक नया मौसम उतर चुका था। जिज्ञासा, शर्म और पहली झलक की हल्की सी चमक। चूल्हे पर भाप छोड़ती हांडी में से मसालों की खुशबू पूरे किचन में फैल रही थी। गैस की धीमी आंच पर हांडी का ढक्कन धीरे धीरे हिल रहा था और माँ हाथ में लकड़ी का चम्मच थामे हांडी में चम्मच चला रही थी। किचन में सरसों के तेल और मसालों की मिली जुली खुशबू बस चुकी थी और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक खामोशी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। सिया हल्के हल्के कदमों से किचन में दाखिल हुई। चेहरे पर सामान्य से कुछ ज़्यादा चमक थी, आंखों में कुछ सोए सोए सपनों की झलक और अंदाज में शरारत खुली हुई थी। वो माँ को देखते ही बोली, माँ आपको पता है हमारे पड़ोस वाले घर में शायद नए लोग आए हैं। अभी ऊपर छत से देखा उन्हें, बड़ी गाड़ी आई थी और फिर जैसे अचानक बात का रुख बदलते हुए मासूमियत से पूछा, आज क्या बना रही हैं आप? माँ ने एक नज़र उस पर डाली, माथे पर हल्की सी त्योरी उभरी और थोड़े सख्त लहजे में बोली, मैंने तुम्हें ऊपर कपड़े डालने भेजा था और तुम छत पर ताक झांक कर रही थी।
सिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ पानी का गिलास निकाला और लापरवाही से बोली, माँ ताक झांक नहीं कर रही थी, बस यूं ही नज़र पड़ गई। आप बताइए ना क्या बना रही हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ ने फिर से हांडी में चम्मच चलाते हुए छोटा सा जवाब दिया, बिरयानी बना रही हूँ। तुम्हारी बहन भी आज हॉस्टल से आ रही है। और सिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच? अरे वाह, फिर तो एक काम करें, मैं एक प्लेट बिरयानी उन नए लोगों को भी दे आती हूँ। वैसे भी बड़ी सी गाड़ी में आए हैं, शायद बड़े लोग हों। माँ का लहजा एकदम गंभीर हो गया। कोई ज़रूरत नहीं किसी गैर से रिश्ता बनाने की। हमें क्या पता कैसे लोग हैं, ना उनकी आदत पता, ना परिवार का कुछ ज्ञान। दूर रहो बस। सिया ने एक लंबी सांस ली, फिर नरमी से बोली, अरे माँ, ये तो गलत बात होती है। मोहल्लेदारी के भी कुछ असूल होते हैं। हमें चाहिए कि नए आने वालों का स्वागत करें, वो भी अनजान शहर में आए होंगे। अच्छा सा इंप्रेशन जाएगा। बस आप बिरयानी अच्छे से बनाइए, मैं खुद ही दे आऊँगी। माँ कुछ कहने को हुई, मगर वो बात सुने बिना ही उछलती कूदती दुपट्टा ठीक करती पानी का गिलास मेज पर रखते हुए जल्दी से बोली, मैं अभी कपड़े निकालती हूँ और अच्छे से रखना प्लेट में बिरयानी। माँ पीछे से आवाज़ें देती रह गईं, सिया सुन तो, अरे बात तो सुन। मगर वो तेजी से कदम बढ़ाती अपने कमरे की ओर रवाना हो चुकी थी। माँ ने चम्मच हांडी में छोड़ा, थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दी, जैसे जानती हो ये जिद किससे आई है। बाप की जिद्दी तबीयत शायद बेटी में भी उतर आई है। किचन में फिर से मसालों की खुशबू ने फिजा को महका दिया और माँ ने खामोशी से चम्मच दोबारा हाथ में ले लिया, दिल ही दिल में दुआ करते हुए कि ये बेटी हमेशा ऐसे ही नरम दिल और खुश मिजाज रहे। मगर कौन जानता था कि उनकी दुआ किस तरह कबूल होने वाली है। शाम की मध्यम रोशनी गली की दीवारों पर सुनहरी झलक बिखेर रही थी। आसमान पर हल्की सी नीलाहट और दूर पश्चिम की ओर सुर्खी माइल बादल शाम की खूबसूरती को और भी गहरा कर रहे थे। सर्दियों की शाम में ठंडक कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। सिया ने हल्के रंग का शॉल अपने कंधों के चारों ओर लपेटा, हाथों में ढकी हुई बिरयानी की प्लेट को मजबूती से थामे वो धीरे धीरे राजेश अंकल के बंद घर की ओर बढ़ने लगी, जो अब खुल चुका था और नए रहने वालों से आबाद भी हो चुका था। दिल की धड़कनें किसी अनजाने एहसास से तेज हो रही थीं, शायद जिज्ञासा या फिर शायद घबराहट, वो खुद नहीं जानती थी। घर के सामने पहुंचकर उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली, इधर उधर देखा और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। पहले ही दस्तक पर दरवाजा चरमराया और एक 12 साल का बच्चा झांकता हुआ बाहर आ गया। उसके हाथ में कार का छोटा खिलौना था। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। सिया एक पल को चौंक गई, जैसे किसी मर्द के बजाय बच्चे को देखने की उम्मीद ना हो, मगर तुरंत खुद को संभालते हुए मुस्कुराई और नरमी से बोली, हेलो बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? मुझे ये बिरयानी उनको देनी थी। सिया की बात पर बच्चे ने जिज्ञासा से उसे और बिरयानी की प्लेट को देखा था, फिर बोला, मम्मा तो नहाने गई हैं, भाई हैं अंदर, उन्हें बुला दूं? सिया ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे पर ही ठहर गई। अभी वो कुछ और पूछती कि अचानक अंदर से वही अजनबी युवक नमूदार हुआ। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में हल्की सी उलझन और थकान की झलक और माथे पर बल सजे हुए थे। काले जैम्पर में उसका कद और भी रौब और भी ज़्यादा नजर आ रहा था। सिया एक पल को ठिठक गई। उसकी धड़कनें पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थीं। आने वाले लड़के ने एक नज़र उस पर डाली थी और फिर रूखे अंदाज में बोला, जी कहिए क्या बात है? सिया के ओंठों पर थोड़ी देर के लिए शब्द आकर रुक गए, फिर जैसे हिम्मत जुटाकर बोली, वो आप हमारे नए पड़ोसी हैं, तो मम्मी ने कहा मैं बिरयानी दे दूं आपको। उसका लहजा झिझकता हुआ था, आंखें जमीन पर झुकी हुई थीं। वो प्लेट आगे बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उस युवक ने सख्ती से प्लेट उसके हाथ से ले ली। सिया ने एकदम नज़र उठाकर उसे देखा था। उसका चेहरा अब भी सपाट था, मगर लहजा और भी ठंडा हो चुका था। ठीक है, शुक्रिया, प्लेट्स आपको वापस मिल जाएंगी, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। उसके शब्दों में किसी भी तरह की कोई नरमी या शुक्रगुजारी की नरमी नहीं थी। सिया के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन और शर्मिंदगी की मिली जुली सी छाया उभरी। उसने सिर हिलाया, एक संक्षिप्त नज़र उसके चेहरे पर डाली और तेजी से पलट गई। उसके कदम खुद ब खुद गली की ओर बढ़ने लगे। पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जैसे कोई अध्याय समाप्त हो गया हो। मगर सिया के दिल में एक अजीब सी हलचल जाग उठी थी, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो, कुछ जो आंखों के बीच एक पल के लिए चमका और फिर गुम हो गया। गली के कच्चे रास्ते पर शाम की पीली रोशनी और हवा की ठंडक मिलकर माहौल को खामोशी की चादर में लपेट रही थी।
सिया तेज तेज कदमों से वापस अपने घर की ओर लौट रही थी। दिल जैसे अंदर ही अंदर पिघल रहा हो और आंखें नमी से भरी हुई थीं। जैसे ही वो घर के दरवाजे के सामने पहुंची, उसकी आंखों से दो मोती गालों पर लुढ़क आए। उसने पलटकर गुस्से से उस बंद दरवाजे को देखा जहां से अभी अभी उसे वो तल्ख रवैया झेलना पड़ा था। माथे पर बल पड़े, होंठ भींचे और सांसों में तपिश घुली हुई थी। बहुत ही बदतमीज आदमी है, वो धीमी आवाज में बड़बड़ाई थी। एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसके अंदर। ऊपर से मैं बिरयानी लेकर आई, नीयत साफ थी और वो उफ, ऐसे लोगों से तो बात तक नहीं करनी चाहिए। वो कदम पटकती हुई घर में दाखिल हुई। जैसे ही अंदर आई, सामने ही आंगन में सारा खड़ी नजर आई, उसकी बड़ी बहन जो हॉस्टल से वापस आ गई थी। सिया की आंखें एकदम खुशी से चमक उठीं, जैसे तमाम नाराजगी एक पल में ही कहीं छिप गई हो। सारा दीदी, वो खुशी से चहकी और भाग कर उससे लिपट गई। अरे मेरी गुड़िया, सारा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। कैसी हो? अब बहुत अच्छी लग रही हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली और फिर उसके साथ ही बैठ गई। उनकी मुलाकात में वो गर्मजोशी थी जो महीनों की दूरी मिटा देती है। सारा ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा और फिर पूछा, कहाँ गई थी तुम? मम्मा बता रही थी, उन्होंने तुम्हें मना किया था और तुम फिर भी चली गई। सिया ने मुंह बनाया और लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, हाँ बस जाकर गलती कर दी। बहुत ही बदतमीज लोग हैं, अंदाजा ही नहीं था। एक तो भला काम किया और ऊपर से बेइज्जती अलग से हो गई। सारा ने हल्का सा कहकहा लगाया। वो उसकी ओर देखते हुए बोली, चलो खैर, अब तो आ गई हो, बताओ कितने दिन की छुट्टियों के लिए आई हो? डॉक्टर लोगों को ज़्यादा दिन की छुट्टियां कहाँ मिलती हैं, बस एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब इसमें ही जितना वक्त है तुम लोगों के साथ गुजारूंगी। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ और भी कहना चाहती हो। फिर बोली, मेरी पढ़ाई तो बस बहुत बोरिंग हो गई है। कॉलेज वाले दिन रात असाइनमेंट देते रहते हैं। मेरा बस चले तो आज ही कॉलेज छोड़ दूं और किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूं। सारा ने उसकी बात पर एक कहकहा लगाया था। तुम तो हमेशा की तरह नखरे वाली ही रही, मगर मानना पड़ेगा, मैट्रिक में पूरे खानदान के बच्चों को तुमने पीछे छोड़ दिया था। जबकि सिया ने बनावटी नाराजगी से नाक मुंह चढ़ाए थे। फिर दोनों बहनों के बीच हंसी, शिकायतें और करीबीपन का वो सिलसिला शुरू हो गया जो सिर्फ सगी बहनों के बीच मुमकिन होता है। जैसे दिन भर की तलखी एक नरमी में बदल गई हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो छत पर ही अब ज़्यादातर पाई जाती थी, खासकर सुबह के वक्त, क्योंकि वो सुबह के वक्त ही अपनी गाड़ी में बैठकर घर से निकलता था और वो उसका दीदार कर लेती थी। आज एक रूटीन का ही दिन था। बरामदे में शाम की सुनहरी धूप टिकी हुई थी, दीवार पर लंबे साए खिंचे हुए थे। सिया अपनी चुन्नी को जरा सा ठीक करते हुए नीचे फर्श पर बिछी चटाई पर खामोश बैठी थी। हाथ में मिठाई का एक छोटा सा डिब्बा भी था, जिसे उसने खास तौर पर पूजा के प्रसाद के लिए सजा कर रखा था। घर के अंदर से मंत्रों की गूंज थी, औरतें भजन गा रही थीं और वातावरण में अगरबत्ती और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मगर सिया का सारा ध्यान किसी और ही तरफ था। वो सामने वाले दरवाजे को घूरे जा रही थी। दिल बार बार कहता, चली जा, दे आ मिठाई, पड़ोसियों का हक होता है। मगर दिमाग फौरन वही पुराना जख्म खोल देता। वही दिन, वही रूखा सा लहजा, वही सख्ती से छीन ली गई प्लेट और वो ठंडा सा चेहरा। कहीं आज भी डांट दिया तो? दिल में सवाल उभरा, मगर अगले ही लम्हे दिल ने हार मान ली। उसके अंदर कोई चीज जैसे जोर मार रही थी। वो धीरे से उठी, एक लम्हे को अपनी चुन्नी ठीक की, मिठाई का डिब्बा हाथ में थामा और दबे कदमों दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिजा में शाम की हवा सरसराती हुई गुजरी, जैसे उसके इरादे को ताकत दे रही हो। दरवाजे पर जाकर उसने एक लम्हे को गहरी सांस खींची, फिर आहिस्ता से दस्तक दे दी। पहले ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया था। सामने वही चेहरा था, वही नौजवान, लेकिन आज का चेहरा पिछली बार से बिल्कुल अलग था। माथे पर बल नहीं थे, लबों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में पहचान की चमक। अरे आप? वो खुशगवार हैरत से बोला, मैंने कितने दिन से आपका इंतजार किया। सिया एक लम्हे को साकित रह गई, उसका दिल जैसे रुक कर फिर धड़का। वो आज हमारे घर पूजा थी, ये मिठाई है। उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। अंदर आइए ना, वो फौरन एक तरफ होकर बोला। मम्मी अभी सौदा सुलफ लेने गई हैं छोटे के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगी। सिया ने हिचकिचाते हुए कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। आंखों में हैरानी थी, वो कैसे इतना खुशगवार हो सकता है। जब पिछली बार यूं झड़क दिया था, वो अंदर आई, आंखें दीवारों पर फिसलती चली गईं। सादा सा साफ सुथरा घर, एक सोफ़ा, दीवार पर एक घड़ी और कोने में एक छोटा सा बुक शेल्फ। बैठी ना, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्लीज़
मिठाई के साथ आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। सिया ने सर हिलाया और दबे कदमों बैठ गई। हाथ में थमा हुआ मिठाई का डिब्बा उसने मेज पर रखा और धीरे से बोली, मैंने सोचा पिछली बार शायद सही वक्त नहीं था। नहीं, वो मेरी गलती थी। उसने फौरन बात काटी। थोड़ा सा मुश्किल दिन था वो मेरे लिए, आप बुरा ना मानिएगा। सिया ने उसके लहजे में नरमी महसूस की तो दिल की बेचैनी कुछ कम हो गई। आंखों में एक रोशनी सी चमकने लगी, जैसे किसी बेपरवाही में गर्म जोशी की पहली झलक उतर आई हो। खामोशी में एक मुलायम सा लम्हा था। अभी वो कुछ कहती उससे पहले अचानक वो नौजवान अपनी जगह से उठा और उसके करीब आ गया। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे अचानक किसी अनजाने एहसास ने उसकी रगों में हलचल मचा दी हो। अरे सुनिए, उसने नरमी से उसे पुकारा और सिया ने चौंक कर चेहरा उठाया। अगले ही पल वो उसका नाजुक सा हाथ थाम कर अपने लबों से लगा चुका था और सिया के पूरे वजूद में एक करंट दौड़ गया था। वो अविश्वास भरी निगाहों से उसे देख रही थी। ये उसके अंदाजों के बिल्कुल विपरीत था। मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितनी टेस्टी बिरयानी बनाई थी, उसने दिल से कहा। सिया की आंखें हैरानी और घबराहट से फैल चुकी थीं। चेहरे पर लाली दौड़ गई। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थीं, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। ये क्या? वो धीमी कांपती आवाज में बोली। आदित्य रावत मुस्कुराकर कुर्सी पर दोबारा बैठ चुका था। मेरी आदत में शामिल है, जब भी कोई मुझे टेस्टी खाना खिलाता है ना, मैं उसका हाथ जरूर चूमता हूँ। हाँ, और रेस्टोरेंट के वर्कर्स के अलावा वहाँ ये आदत काबू में रखनी पड़ती है। ये कहते ही वो जोर से हंसा था। वो भी हंसी। वो ठाका जैसे कमरे में बाहर आ गई हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। सिया का दिल जैसे एक पल के लिए वहीं ठहर गया हो। वो साकित सी उसे देखे जा रही थी। शर्म, हैरानी और अनजाने जज्बातों का तूफान उसके अंदर उठ रहा था। वो कुछ बोल न सकी। वैसे मेरा नाम आदित्य रावत है, उसने अपना हाथ सीने पर रखते हुए खुद को परिचित कराया। और आपका नाम? प्लीज बुरा मत मानिएगा कि मैंने आपका हाथ चूम लिया, ये तो बस मेरा अंदाज है, कुछ अलग सा शायद। सिया ने नजरें झुकाते हुए जल्दी से मुस्कान के साथ शर्माते हुए जवाब दिया। मेरा नाम सिया है और ये मिठाई आपके लिए लाई थी। आज हमारे घर पूजा थी। असल में मेरी मम्मी आपकी मम्मी को बुलाना चाहती थी, लेकिन फिर हमने सोचा शायद आप लोग पूजा वगैरह में हिस्सा ना लेते हों, इसीलिए। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए आत्मविश्वास से बोली। आदित्य ने बात काटते हुए नरम लहजे में कहा, अरे भाई, क्यों नहीं आते हम भी सनातनी हैं, बल्कि बहुत शौक से हिस्सा लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर आएंगे। और हाँ, मिठाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी लड़की। आखिरी शब्दों पर सिया की नजरें झुक गईं। गालों पर लाली और भी गहरी हो गई और शर्माई शर्माई सी वो धीरे से उठकर खड़ी हुई। चलूं? उसने बमुश्किल अपने होंठ हिलाए थे। जी बिल्कुल, लेकिन दोबारा आना मत भूलिएगा, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। सिया ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जैसे कदम उठाना भी एक झिझक का काम हो। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली, धड़कनों की लय में घिरी और लबों पर एक अनजानी मुस्कान लिए, जो शायद आने वाले दिनों की शुरुआत थी। कमरे की खिड़की से धूप की नरम रोशनी अंदर आ रही थी, जो दीवार पर लगे फूलदार पर्दे पर फैलकर कमरे को एक अजीब सी जादूगरी बख्श रही थी। सिया कालीन पर बैठी अपने बिस्तर से टेक लगाए गुमसुम सी थी। चेहरे पर एक शर्माई हुई मुस्कान थी, जो हर पल उसके होंठों पर आकर ठहरती और फिर वापस दिल में उतर जाती। वो बार बार अपने हाथ को देख रही थी, ठीक उसी जगह को जहाँ कुछ देर पहले आदित्य ने अपने लब रखे थे। वो जगह जैसे एकदम जलने से लगी हो। दिल की धड़कन में एक अलग ही रवानी थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ, उसने खुद से सरगोशी की, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों में एक अनजानी खुशी झांक रही थी। वो लम्हे बार बार आंखों के सामने आ रहे थे। आदित्य की मुस्कान, उसका लहजा और फिर वो जादू भरे खूबसूरत शब्द, प्यारी लड़की। उन 4 शब्दों में न जाने क्या कुछ सुन चुकी थी वो। अचानक खामोश कमरे की फिजा में उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। वो अचानक से चौंक गई। नजरें स्क्रीन पर जम गई। एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। दिल ने एक हल्की सी करवट ली, धड़कन बेतरतीब हुई। झिझकते हुए उसने कॉल रिसीव की। हेलो। आवाज में नरमी और हैरानी थी। दूसरी तरफ से बही जानी पहचानी मुस्कुराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे पहचाना नहीं? सिया के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान एक साथ उभरी। आप? जी मैं आदित्य रावत। एक पल को वो कुछ बोल ही न सकी, बस दिल की धड़कन उसके कानों में सुनाई दी। लेकिन आपके पास मेरा नंबर? वो झिझकते हुए बोली और वो ठाका लगाकर हंस पड़ा। मेरे लिए किसी का भी नंबर निकालना मुश्किल काम नहीं है, और आप तो हमारी पड़ोसन हैं। आपका नंबर निकालना तो हमारा नैतिक फर्ज था। सिया ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं
और वो आगे बोला, वैसे मिठाई बहुत मज़ेदार थी और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। खासकर वो हल्का गुलाबी रंग आप पर बहुत जचता है। खैर, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आप क्या करती हैं और आपकी उम्र क्या है? सिया के चेहरे की लाली और भी गहरी हो गई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी सी आवाज़ में बोली, मेरी उम्र 17 साल है, अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। ओह नाइस, किस फील्ड में? आदित्य ने तुरंत दिलचस्पी से पूछा। प्री मेडिकल। मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर बन रही हैं, तो मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं भी वही पढ़ूं। दैट्स ग्रेट, आदित्य ने उत्साह से कहा। अच्छा ये बताइए, कब दोबारा हमारे लिए बिरयानी लाएंगी आप? इस बार सिया के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो हल्के से हंसी और जैसे सारी घबराहट कहीं पीछे रह गई। पहले मम्मी से तो पूछ लूं, अगर वो इजाज़त दें तो ज़रूर। तो फिर आज से मैं दुआ करूंगा कि आपकी मम्मी रोज़ बिरयानी पकाएं। आदित्य की शरारती बात पर वो खिलखिलाकर हंस दी। अब वो दोनों बातों में ऐसे मगन थे जैसे बरसों का रिश्ता हो, जैसे ये रिश्ता अभी नहीं बहुत पहले का हो, और जैसे कुछ नया होने वाला हो, बहुत ख़ास, बहुत अलग। और यही चीज़ मासूम सी सिया के लिए मुसीबत बनने वाली थी। 2 हफ्ते बाद दोपहर की धूप हल्की सी तेज थी, लेकिन आसमान पर बादलों की कुछ आवारा टुकड़ियां धूप को कभी कभी छुपा देती। सिया हमेशा की तरह हाथ में कपड़ों की टोकरी लिए छत पर आई। हवाओं में खुशबू थी, जैसे किसी ने दूर कहीं परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो चुपचाप कपड़े तार पर डालने लगी, लेकिन अचानक उसकी नज़र नीचे गली की तरफ चली गई। नीचे सफ़ेद चमचमाती गाड़ी के पास आदित्य रावत और उसका परिवार तैयार खड़ा था। सबने जैसे बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, खासकर आदित्य, जो नीले रंग के पैंट कोट में खासा खूबसूरत लग रहा था। सिया के माथे पर एक हल्की सी लकीर उभरी। दिल बेवजह ही जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ पल तो सिर्फ देखती रही, फिर जैसे जिज्ञासा और बेचैनी ने एक साथ दिल में पंजे गाड़ दिए, वो तुरंत नीचे भागी और मोबाइल उठाकर आदित्य का नंबर मिलाने लगी। दिल की धड़कन तेज थी, उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। कॉल मिलाई, बेल गई और दूसरी बेल पर ही आवाज़ आई, हेलो। सिया ने एक पल को सांस रोक ली, फिर धीरे से बोली, आप कहीं जा रहे हैं? आदित्य की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से बाहर आई। वो अब गाड़ी चला रहा था। हाँ, एक फंक्शन में जा रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? सिया ने होंठ भींचे और नजरें झुकाई, जैसे खुद से ही खुद को छुपाना चाहती हो। मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, आपकी फैमिली को गाड़ी में बैठते देखा, तो बस यूं ही। वो कुछ पल चुप रहा, फिर एक ठंडी सांस के साथ बोला, मेरी सगाई है, वहीं जा रहा हूँ। आवाज़ काफ़ी बेपरवाही से कही गई थी, लेकिन ये अल्फाज जैसे बिजली बनकर गिरे थे सिया पर। सिया की सांस रुक सी गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसकी पलकों का झपकना रुक गया और शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। आदित्य की आवाज़ अब भी फ़ोन में गूंज रही थी, खैर, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, बाय, टेक केयर। इन 2 लफ्ज़ों ने जैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया। सिया की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। वो संभलने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल ने हार मान ली थी। मैं जानती थी, मुझे शक था, मगर ये सुनना ये इतना तकलीफ़देह होगा, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो खुद से ही बुदबुदाने लगी। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठते ही चेहरा हाथों में छुपा लिया। दिल जैसे बार बार सवाल कर रहा था, क्यों इतनी उम्मीद बांधी थी? एक अजनबी ने 2 लफ्ज़ प्यार से कहे तो खुद को उसके ख्वाबों से जोड़ लिया। बार बार याद आ रहा था आदित्य का हाथ चूमना, वो ठाके, वो मुस्काने, वो शरारतें। क्या वो सब झूठ था या बस एक पल की दिल लगी? उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अंदर कुछ खामोशी से टूटता जा रहा था। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद दोपहर की धूप रावत इंडस्ट्रीज की चमचमाती इमारत पर हल्के हल्के साए बिखेर रही थी। सिया धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उलझी सी लग रही थीं, जैसे हर कदम के साथ वो खुद से एक जंग कर रही हो। सफ़ेद कपड़े, बाल सलीके से बंधे, मगर चेहरे पर उलझन और एक अनजानी हिम्मत का मेल था। उसने 2 बार दरवाजे के शीशे पर अपना अक्स देखा था, खुद को संभाला और अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने नजरें उठाकर देखा। जी मैडम, किससे मिलना है आपको? सिया ने गला साफ किया, आवाज़ में संजीदगी लाई। आदित्य रावत से। मेरा नाम सिया सिंह है, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा सा सिर हिलाया। 1 मिनट, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। वो फ़ौरन फ़ोन पर व्यस्त हो गई। कुछ पल बाद उसने फ़ोन रखा और नरमी से मुस्कुराई। आप 3री मंजिल पर चली जाएं, वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें। सर अभी मीटिंग में है, मीटिंग ख़त्म होते ही आपसे मिलेंगे। सिया ने हाँ में सर हिलाया, धन्यवाद किया और आगे कदम बढ़ा दिए। लिफ्ट में दाखिल होते ही उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की,
बस एक बार कह दूं, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो चाहे तो इनकार कर दे, मगर कम से कम मेरे दिल में ये खलिश नहीं रहेगी कि मैंने कहने की हिम्मत भी नहीं की। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो वेटिंग एरिया में जा बैठी। चारों तरफ आधुनिक सजावट, शांत माहौल और अंदरूनी हिस्से से कभी कभार किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। वो बार बार घड़ी देखती, उंगलियां मरोड़ती, दिल की धड़कन उथल पुथल हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने आंखें बंद की, फिर दिल ही दिल में कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस दिन जब उसने कहा कि वो सगाई करने जा रहा है। मेरी रूह जैसे टूट गई थी। मैं उस दुख के साथ जी नहीं सकती। मोहब्बत अगर कहने से कम हो जाए तो वो मोहब्बत ही कहाँ। उसकी पलकों पर नमी झिलमिलाने लगी। अचानक ख्याल आया, अगर उसने इनकार कर दिया तो, अगर उसने मजाक में ले लिया तो, या बदगुमान हो गया तो, कहीं मेरी इंसल्ट ना कर दे। क्यों ना ऐसा करूं, अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही कहीं दफन कर लूं। मजाक बनने से तो अच्छा है कि मेरी मोहब्बत एक तरफा ही रहे, लेकिन ज़िंदगी भर इस चुभन के साथ नहीं रह सकती कि शायद मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती तो मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाती। वो साकित बैठी थी, दिल जैसे तंग कैद में परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। मगर फिर एक लम्हे में उसने खुद को संभाला। नहीं, अब और खामोश नहीं रहना। उसने मुझे चाहा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने चाहा है उसे, बेहद बेहिसाब। ये मेरे दिल की सच्चाई है कि वो मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थीं, जहाँ से आदित्य किसी भी पल आ सकता था, और वो उसे देखते ही सब कुछ कह देने का इरादा रखती थी। अब कोई दुविधा नहीं थी, सिर्फ इंतजार था, एक फैसले का, एक प्रतिक्रिया का, और शायद एक नए आगाज़ या मुकम्मल अंजाम का। वेटिंग एरिया में बैठी सिया की नज़रें बार बार दरवाजे पर टिकती। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। वक्त जैसे थम गया था, हर लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। तभी एक गर्मामयी महिला जो शायद स्टाफ से थी उसके करीब आई और नरमी से बोली, मिस सिया, सर आदित्य ने आपको अपने रूम में बुलाया है, प्लीज़ इस तरफ चली जाइए। सिया ने बेख्तियार चौंक कर उनकी ओर देखा, सिर हिलाया और धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगी। उसके कदमों में एक झिझक थी, हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। दिल की हर धड़कन जैसे होंठों से निकलने को बेताब थी। वो कारपेट लगी राहदारी से होती हुई उस बड़े से कमरे के दरवाजे पर पहुंची, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आदित्य रावत, चीफ एग्जीक्यूटिव। उसने हल्की सी दस्तक दी और अंदर से आने वाली आईए की अनुमति पर धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा विशाल, रोशन और बेहद सलीके से सजा हुआ था। एक तरफ दीवार भर किताबें, दूसरी तरफ शीशे की खिड़की से शहर का नज़ारा, और बीच में अध्यक्षीय मेज के पीछे बैठा गहरे नीले 3 पीस सूट में आदित्य रावत। उसकी नज़रें जैसे आते ही सिया पर टिक गईं। सिया ने हल्की से हेलो किया। आदित्य ने जवाब देते हुए जरा सी भौएं उठाईं। लेकिन सिया, अगर आपको कोई बात करनी थी तो घर आ जाती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कॉलेज से डायरेक्ट आई हैं। उसकी आवाज़ में उलझन नहीं थी, मगर एक गंभीरता जरूर थी जो सिया को और घबराहट में डाल गई थी। वो हल्की सी गहरी सांस लेकर बोली, जी असल में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है जो घर पर आंटी के सामने कहना मुमकिन नहीं था, इसलिए आज मैं कॉलेज गई ही नहीं, सीधा यहाँ आई हूँ। आदित्य थोड़ा सीधा होकर बैठा, आंखों में उलझन और जिज्ञासा उतर आई। अच्छा, तो फिर बताइए, ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़रूरी थी कि आज कॉलेज छोड़कर आप यहाँ आ गई? सिया ने एक पल के लिए होंठों पर आने वाली बात को रोका, फिर हिम्मत करके उसकी मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उलझन और भी ज़्यादा। आदित्य ने एक नज़र उस पर डाली, गहरी, सवालिया और शायद कुछ ज़्यादा। वो चुपचाप उसे देख रहा था। कमरे में मौजूद हर चीज़ चुप थी। कमरे की चुप्पी पल पल भारी होती जा रही थी। सिया के होंठ काँप रहे थे, आंखों में नमी चमकने लगी। दिल की धड़कन जैसे एक धमाके के कगार पर खड़ी थी। उसने कांपती आवाज़ में मुश्किल से हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, आदित्य, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, मगर आंखों में सच्चाई। मैंने बहुत ज़बरदस्ती की, बहुत दिन छिपाया, लेकिन अब नहीं। वो अचानक रो पड़ी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बेहद, टूट कर। ये पहली नज़र का इश्क है। वो नज़र जो छत पर कपड़े डालते वक्त लगी थी और दिल में उतर गई थी। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकी। वो इस तरह बैठा रहा और सिया की आवाज़ टूटते अल्फाज के साथ जारी रही, आपने मेरा हाथ चूमकर कहा था कि मैं प्यारी हूँ। टेस्टी बिरयानी बनाकर आप मुस्कुराकर मुझे सराह रहे थे। आपने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं ख़ास हूँ। और अब आप मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? आपने क्यों मंगनी की?
आदित्य ने गहरा सांस लिया, कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और बहुत गंभीरता से बोला, सिया, तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है और मैं 27 साल का हूँ। हमारे बीच 9 साल का फ़र्क है। क्या ये एक बहुत बड़ा गैप नहीं है? तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? उसका लहजा नरम मगर सच्चाई से भरा हुआ था। सिया ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा और जोर से बोली, उम्र का क्या है? रिश्ता तो दिलों का होता है और लड़का आमतौर पर लड़की से बड़ा ही होता है। मैंने कभी उम्र को बीच में नहीं लाया तो सिर्फ अपना दिल, जो आपके बिना नहीं चलता। वो एक पल रुकी, फिर धड़कते दिल के साथ एक कदम आगे बढ़ी। आप मेरी मोहब्बत कबूल कर लें, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। आदित्य उसकी आंखों में झांकने लगा, बे आंखें जिनमें मिलावट नहीं, सिर्फ सच था। वो चेहरा जो रो रहा था मगर झुकाया नहीं गया था, बे जज्बात जो बेझिझक थे और सच्चे थे। कुछ पल खामोशी में गुजरे, फिर आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है सिया। और सिया की सांस जैसे रुक गई। वो हैरानी से पलकें झपकाने लगी। आदित्य की नज़रों में गहरा असर था। लेकिन मेरी एक शर्त है। सिया, जो अभी तक उम्मीद और खुशी के बीच लड़की थी, तुरंत बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बस हुक्म करें। वो अपने आंसुओं को भूल चुकी थी। दिल में नई रोशनी उतर आई थी। इस पल वो केवल आदित्य को देख रही थी और वो एक लंबी सांस के साथ अपने दिल की तह से कुछ और कहने को तैयार हो रहा था। कुछ पल के लिए उसने बड़ी गहरी नज़रों से सिया को सर से लेकर पैर तक देखा था, लेकिन अपनी बेचैनी में वो आदित्य की नज़रों को महसूस ही न कर सकी। आदित्य की नज़रों में गहरी चमक उभरी थी। सिया का हुस्न किसी को भी मात दे सकता था, ऊपर से उसकी कमसिन जवानी। कुछ पल बीते और फिर जो बात उसने कही वो सुनकर सिया जैसे ठहर सी गई थी। आदित्य की बात सुनकर सिया जैसे एक क्षण के लिए पत्थर बन गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिल की धड़कन जैसे अचानक थम गई हो। वो एक कदम पीछे हटी थी। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी। आंखें फाड़े अविश्वास से उसने अपने सामने मौजूद उस शख्स को देखा था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके कुछ ही शब्दों ने उसे मिट्टी का ढेर बना दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो कांपती आवाज़ में बोली, जैसे हर अक्षर होठों से मुश्किल से निकल रहा हो। आदित्य ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई, थोड़ा झुककर बोला, मैंने कौन सी गलत बात कही? बस एक चीज़ मांगी है, दुपट्टा हटाओ सीने से। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे काबिल हो या नहीं। एक मर्द हूँ मैं, मेरे जज्बात हैं। पता लगाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं। आगे पूरी ज़िंदगी है मेरी, ऐसे कैसे बिना देखे मैं तुमसे ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ लूँ? हालांकि तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन हर बार ये बड़ा सा दुपट्टा तुम्हारे वजूद पर लिपटा होता है। आज बिना दुपट्टे के देखना चाहता हूँ। शादी के बाद कहीं तुम मेरी मर्जी के अनुसार ना हुई तो फिर मैं क्या करूँगा? वो अर्थपूर्ण तरीके से बोला था और सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे हटते हुए दीवार के करीब पहुँच गई, हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मोहब्बत को इस गंदगी में मत घसीटो। मैंने सच्चे दिल से चाहा है आपको। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मुझसे शादी कर लें। शादी के बाद मेरे पूरे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा। आदित्य के चेहरे पर अजीब सा तंजिया भरा मुस्कुराहट उभरी। वो उठकर उसके करीब आया, आंखों में अजीब सी चमक लिए बोला, तो फिर ठीक है, अगर इतनी ही सच्ची हो अपनी मोहब्बत में तो अभी और इसी वक्त शादी कर लो मुझसे। कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं। तभी मानूंगा कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। सिया का दिल उसके गले में आ गया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, ऐसा तो नहीं होता। मम्मी को, पापा को और आंटी को सबको पता होना चाहिए। आदित्य ने उसकी बात काट दी। उन्हें भी मना लूँगा, मगर अभी के अभी तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ, हाँ या ना। सिया ने उसकी आंखों में झांका। वो निगाहें जो कभी मुस्कुराहट से भरी लगती थीं अब एक भेड़िए की तरह लग रही थीं, लालच से भरी और दरिंदगी से चमकती हुई। काश सिया उन आँखों की दरिंदगी देख लेती तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लेती, लेकिन उसकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी और उस मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया था। वो कुछ नहीं बोला, केवल खामोशी से सिर हिला दिया और फिर वही हुआ जो तय पाया गया था। पास के ही मंदिर में जाकर उन दोनों का विवाह हो गया और वो खामोशी से घर लौट आई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे जिनमें धूप की हल्की लकीरें कालीन पर पड़ रही थीं। सिया बिस्तर पर गुमसुम बैठी थी, हाथ की उंगलियों से अपने दुपट्टे का पल्लू बार बार मरोड़ रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी गिल्ट थी, जैसे कोई अनजाना डर दिल में घर कर गया हो। दोनों का विवाह हो चुका था।
आदित्य अब उसका पति था, लेकिन वो खुशी जैसा कोई जज्बा अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रही थी। क्या ये सब सही हुआ? वो खुद से पूछ रही थी। क्या ये फैसला भावनात्मक था या मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया? अचानक ही उसका मोबाइल बजने लगा। वो चौंकी, नजरें फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी। आदित्य रावत कॉलिंग लिखा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर कॉल रिसीव कर ली। कैसी हो जान? दूसरी तरफ से आदित्य की शरारती आवाज़ आई। घर पहुंच गई आराम से? सिया ने धीमी आवाज़ में कहा। जी, मैं घर आ गई हूँ। एक पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। फिर वो झिझकते हुए बोली, आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। हमने जो किया, क्या वो सही था? आदित्य की आवाज़ में अचानक नरमी आ गई। मेरी जान, बिल्कुल सही किया, और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिया ने आंखें मूंद लीं। दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन अंदर की बेचैनी फिर भी पूरी तरह ख़त्म न हो सकी। दिमाग समझा रहा था कुछ तो गलत हुआ है। अभी भी कदम पीछे खींच लो तो बर्बाद होने से बच जाओगी। लेकिन दिल अपनी ही जिद लगाए हुए था कि अपनी मोहब्बत को हासिल करो। और सुनो, आदित्य की आवाज़ फिर से आई, इस बार कुछ ज़्यादा खुशी से। कल तुम मेरे घर आ जाना। मम्मी और छोटू मौसी के यहाँ जा रहे हैं। घर पर कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों थोड़ा सा टाइम साथ में बिताएं। सिया चौंक गई। कल? आदित्य, अभी तो शादी हुई है, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? आदित्य की आवाज़ में जिद आ गई। यार सिया, अब तुम मेरी बीवी हो। कल कोई घर पर नहीं होगा। हम आराम से वक्त बिताएंगे, बातें करेंगे। तुम्हें मैं अपनी पूरी दुनिया दिखाऊंगा। क्या तुम अपने पति के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती? और वो चुप हो गई। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हर जुमले के साथ उलझन बढ़ रही थी। लेकिन फिर शायद प्यार, शायद डर, या शायद ये सोच कि अब सब कुछ हो चुका है, उसने धीरे से कहा, ठीक है, आ जाऊंगी। ये हुई ना बात? आदित्य खुशी से बोला। अब बस कल का इंतजार है। मुझे यकीन है तुम्हें मज़ा आएगा। कॉल कट गई, लेकिन सिया के दिल में सुकून के बजाय एक और उलझन ने जगह बना ली। उसने सिर बिस्तर की पेटी से टिका दी और आंखें बंद कर लीं। शायद कल का दिन उसकी ज़िंदगी का अगला इम्तिहान बनने वाला था, या फिर शायद एक कड़वी हकीकत का दरवाज़ा जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। पूरा दिन सामान्य तरीके से गुजर गया। अगली सुबह वो कॉलेज टाइम पर आदित्य के घर पहुंच गई थी। कमरा हल्की रोशनी में आधे कमरे का नज़ारा पेश कर रहा था। पर्दे आंशिक रूप से खुले थे, जिससे बाहर से नरम हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सिया और आदित्य दोनों सोफे पर चुपचाप बैठे थे। सिया की नज़रें जमीन की तरफ जमी थीं। उसके हाथ बेइच्छा आपस में जुड़े हुए थे। दिल में एक बेचैनी छिपी हुई थी, मगर होंठ एकदम खामोश थे। आदित्य की निगाहें उसी पर जमी हुई थीं, मानो वो उसकी हर छिपी बात पढ़ना चाहता हो। कुछ देर की खामोशी के बाद आदित्य ने धीरे धीरे सिया को अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घबराकर सिर नीचे कर गई और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अभी विदाई नहीं हुई, घर में किसी को नहीं पता। आदित्य ने उसे नरम लहजे में देखा और कहा, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा पति हूँ। बस इतना याद रखो कि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ हैं। तुम्हें बेकार की बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपने पति को खुश करो और कुछ नहीं। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सिया की शर्मिंदगी झलक उठी। वो अपने बालों से एक लटको आंखों से दूर करती सिर झुका गई। उसके गालों पर हल्का सा लाली का निशान उभर आया था और दिल में एक अनजानी घरमाहट सी महसूस हुई। आदित्य ने धीरे से उसके हाथ थाम लिए और कहा, हम दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें डर है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सिया ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा लब खोला, मगर फिर शब्दों को रोक लिया। उसकी आंखों में अब भी एक डर और एक सवाल था जो वो बयां नहीं कर पा रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे अचानक अपने और भी करीब कर चुका था और वो सांस रोक कर उसे देख रही थी। जब वो धीरे धीरे उस पर झुकता चला गया, उसके लबों को छूता मदहोश हुआ था और फिर उसके हाथों की सरसराहट सिया की धड़कनों पर पहुंच गई। धीरे से वो उसकी धड़कनों को छू रहा था और फिर उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए बोला था, 36 आई एम राइट? और सिया के होंठों से धीरे से निकला था, जी। मुझे यही तो साज चाहिए था। कहते हुए वो उसकी मुलायम धड़कनों को मसल गया था और सिया के होंठों से एक सिसकी निकली थी, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और खूबसूरत बीवी मिली। तुम जानती हो,
मैं नज़रों से ही साइज पता कर लेता हूँ। मेरी मंगेतर का साइज 32 है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें कई बार जांचने की कोशिश की, लेकिन तुम अपने आप को बड़े से दुपट्टे में छुपा कर रखती थी। और कल ऑफिस में मैंने तुम्हें इसीलिए दुपट्टा हटाने को कहा था, लेकिन तुम तो बड़ी होशियार निकली। शादी के लिए रजामंदी देकर अपना सब कुछ ही मेरे हवाले कर दिया। कहते हुए वो अपने होंठ उसकी नरम धड़कनों पर रख गया और धीरे धीरे हर हद से आगे गुजरने लगा। उसने रोकने की कोशिश की थी, कई बार विरोध किया कि अभी ये सब ठीक नहीं, मगर वो सुनना ही कब चाहता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कमरे की हवा एकदम थम सी गई थी और उस खामोशी में कभी कभी गूंजती सिया की मदहोश सिसकियां और आदित्य की शरारती सरगोशियां थीं। सिया चुपचाप सोफे पर बैठी थी। एक हफ्ता बीत चुका था और आदित्य रावत की तरफ से कोई संपर्क नहीं आया था। दिल में बेचैनी और उदासी ने घर कर लिया था। आंखें खिड़की से बाहर गली के सन्नाटे में खोई हुई थीं, मगर दिल का हाल बेकरार था। अचानक मोबाइल की हल्की सी घंटी ने उसकी दुनिया को हिला दिया। फौरन उसकी नज़र स्क्रीन की तरफ बढ़ी। स्क्रीन पर आदित्य रावत के कई मैसेज आ रहे थे। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो अभी? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मुझसे संपर्क करो। सिया की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। उसकी हिचकिचाहट खत्म हो गई। फौरन मैसेज के जवाब में टाइप किया, मैं आ रही हूँ। वो ठहरी नहीं थी, बल्कि तुरंत तैयार होकर बाहर की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि उसके साथ अब कैसा अन्याय होने वाला है। हल्का फुल्का तैयार होकर वो उसके घर की तरफ रवाना हो गई थी। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा आदित्य रावत ने ही खोला था। वो तुरंत अंदर बढ़ गई जब उसने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे पर प्यार भरा स्पर्श देते हुए बोला, कितना इंतजार किया तुम्हारा, तुमने खुद मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? जब वो हिचकिचाकर बोली, मुझे अजीब सी शर्म आ रही थी। जब वो उसे कमरे में लेकर आया, मगर अंदर का नज़ारा देखकर वो थोड़ा सहम गई थी। उसके 2 दोस्त और भी बैठे हुए थे। वो पलटने लगी, धीमी आवाज़ में बोली, मैं बाद में आती हूँ आदित्य, यहाँ शायद कोई आया हुआ है। लेकिन वो पलटती इससे पहले ही वो बोला, इधर आओ स्वीटहार्ट, इधर बैठो। उसकी आवाज़ में सख्ती के साथ साथ प्यार का मेल था। सिया ने घबरा कर कहा, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आपके दोस्त आ चुके हैं। आदित्य उसकी बात काटते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। सिया समझ न पाई, मगर फिर आदित्य ने हाथ से अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया, तुम्हें सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी खुश करना होगा, और यही तुम्हारा काम है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बेयकीनी से आदित्य को देख रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप कितनी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं आप मेरे पति हैं। मेरे तो। आदित्य ने उसे गुस्से में रोक दिया, भाड़ में गया पति। कौन सा पति और कैसा पति? वो शादी सिर्फ तुम्हें बहलाने के लिए की गई थी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? उस शादी का तो दिखाओ मुझे। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, तुम्हारी इच्छाएं या एहसास मुझे ज़रूरी नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा, जो उस दिन तुमने मेरे साथ वक्त बिताकर बनवाई थी। वो कुछ कहते इससे पहले ही उसने उसका बाजू थाम कर उसे अपने दोस्तों के बीच धकेल दिया था, जबकि वो बुरी तरह उस पर टूटे थे। साथ में उसका मजाक भी उड़ाते जा रहे थे। उसकी आंखों से भर भर कर आंसू बह रहे थे। तकलीफ से उसकी जान निकल रही थी। वो रोक रही थी, लेकिन वे लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। और एक बार फिर एक नाजुक कली को मोहब्बत के जाल में फंसाकर रौंद दिया गया था। वक्त धीमी गति से गुजर रहा था। कमरे की तन्हाई में सिया चुपचाप बैठी थी। 1 हफ्ता बीत चुका था, मगर दिल में गहरी उलझने और दर्द की गूंज अभी भी जिंदा थी। अचानक दरवाजे की खटखट ने उसकी सोचों को तोड़ दिया था। उसकी बहन सारा जल्दी से कमरे में दाखिल हुई थी, चेहरे पर गुस्से और बेचैनी के निशान लिए। सिया ने जैसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर सारा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सिया चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। सारा की आंखों में आग जल रही थी और उसकी आवाज़ में कड़वाहट भरपूर थी। ये कौन लड़का है जिसके साथ तुम्हारी इतनी नाजायज़ तस्वीरें हैं? सारा ने सिया की तरफ मोबाइल दिखाया, जहां स्क्रीन पर कई सारी तस्वीरें थीं। सिया का दिल धक से रह गया। वो घबरा कर बोली, सारा दीदी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सारा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो चिल्लाकर बोली, ये तुमने नहीं किया तो फिर ये सब क्या था? तमाशा लगाया हुआ है तुमने। तुम्हारी ये घटिया तस्वीरें मेरे पास आ रही हैं और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। वो आज ही हॉस्टल से आई थी, जब उसे अजनबी नंबर से ये तस्वीरें मिली थीं। सिया की आंखों से बेइंतहा आंसू टपकने लगे। वो रोते हुए अपनी बहन को सब कुछ बताने लगी कि उसे कैसे वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, कैसे उसने मोहब्बत का लबादा ओढ़ कर उसे धोखा दिया।
उसने मुझसे मोहब्बत का दिखावा किया है दीदी, और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत को बुरी तरह रौंद कर रख दिया। सारा कुछ लम्हों के लिए चुप हो गई और फिर उसने सिया की तरफ गहरी नज़रों से देखा और धीरे से पूछा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने कांपते हुए जवाब दिया, वो मुझे तस्वीरें भेजता रहता था। अब वो किसी को भी भेज देगा, मुझे नहीं पता था। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अगर ये सब सामने आ गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सारा की आंखें एकदम से लाल हो गईं। उसका गुस्सा और फैसला जमने लगा। वो सिया के करीब आकर जोर से बोली, मरना ही है ना? तो फिर अपना बदला लेकर मरो। सिया हैरान हुई। उसने सिर हिलाते हुए पूछा, मतलब? सारा ने तुरंत अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें से 2-3 सफ़ेद गोलियां सिया के सामने रख दी। ये वो दवाई है, ये दवाई तुमने अपने पति को भी देनी है और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उन लोगों को भी देनी है। सिया ने हैरानी से अपनी बहन को देखा और फिर सारा ने उसे सब समझाया था। अगर मरना है ना तो मरने से पहले बदला लो। ऐसे लोगों को सबक सिखाकर मरो ताकि दूसरों की ज़िंदगी को कोई बर्बाद ना कर सके। इतना तो मैं भी जानती हूँ सिया कि तुम्हारी ज़िंदगी का अब कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये दुनिया सुकून से जीने नहीं देगी। तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर देगी और तुम्हारी आंखों में भी जीने की कोई चमक नहीं है। तो इस ज़िंदगी को लेने से पहले इस ज़िंदगी का कर्ज उतार कर मरो। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये ज़िंदगी तंग की है ना, उनकी सांसें तुम उन पर तंग कर दो। जबकि वो चुप हो गई थी। कमरे की दीवारें खामोशी से इस दर्द को सुन रही थीं और सिया की सिसकियों में एक नया इरादा जागा था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था, मगर अब वो अपनी तकदीर बदलने का फैसला कर चुकी थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। वो अब धीरे धीरे होश में आ गई थी। सेंट्रल जेल के मुलाकाती कमरे में वो चुपचाप बैठी थी, आंखों में उदासी और दिल में घुटन लिए। उसके हाथ थरथरा रहे थे, जैसे शरीर का हर हिस्सा इस तकलीफ को सहने से इनकार कर रहा हो। वो आगे बोलने लगी, मैंने वो दवाई अपने पति को जूस में मिलाकर दी थी। बहुत मुश्किल से उन्हें अपने जाल में फंसाया था। शुरू में वो जूस नहीं पी रहे थे, पर जब पी लिया तो उनका सिर चकराने लगा। मैं फिर चुपके से उनके घर से बाहर निकल गई थी। वो एक लंबी सांस लेती है, आंखों से आंसू बहते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी थी। उनका हार्ट फेल हो गया था। मैंने ऐसा ही उनके दूसरे दोस्त के साथ भी किया। मैंने उसे सहानुभूति ली और फिर उसके घर पहुंच गई, और जब उसने मेरे साथ वही सब करने की कोशिश की तो मैंने उसे भी वही दवाई देकर मार दिया। इन लोगों ने मुझे खुद गुनहगार बनाया है। मैं बनना नहीं चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया है कि मैं इतनी कम उम्र में ये सब करूं। सिया के होंठ कांप रहे थे। वो पलकें झपकाते हुए आगे बोली, लेकिन उनका तीसरा दोस्त वो काफ़ी समझदार निकला। वो मेरी बातों में नहीं आया। मैंने उसे रिझाने की बहुत कोशिश की, अपना आप उसके सामने पेश कर दिया, लेकिन वो मुझसे ऐसे डर रहा था जैसे मैं कोई भूत हूँ। उसने मेरा बदला पकड़ लिया और मुझे पुलिस में बंद करवा दिया। अब वो बेहिसाब रोने लगी, आहों के साथ ये सब दुख बयां कर रही थी, जैसे ये सब बोझ उसके सीने से नीचे गिरता जा रहा हो। डॉक्टर सहन ने उसकी तरफ सहानुभूति भरी नज़रों से देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी पूरी कहानी सुनकर। इसीलिए कहते हैं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझना चाहिए। सिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अचानक बोली थी, आप यहाँ क्यों आई हैं और ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो तस्वीर आदित्य रावत की थी। सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी, जिसमें वो छत पर खड़ी थी और आदित्य दरवाजे के पास खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। आखिर क्या बात है? उसने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर सहन ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहती हूँ। सिया की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सहर ने आंखें मिलाकर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा ये केस कौन लड़ रहा है और किसने मुझे यहाँ भेजा है? सिया ने ना समझी से उसे देखा। कौन? डॉक्टर सहन ने दिलेरी से जवाब दिया, तुम्हारे पहले पति का तीसरा दोस्त कबीर, उसने मुझे भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहता है। और सिया की सांसें रुकने लगी, उसके होंठ कांपने लगे, जैसे कोई धूप की तपिश में पानी की बूंद बनकर सूख गई हो। डॉक्टर सहर उठकर चली गई थी। थोड़ा सा वक्त गुजरा और अगले दिन का सूरज एक बार फिर नई उम्मीदों के साथ चमक रहा था। जेल के मुलाकाती कमरे की ठंड और खामोशी के बीच एक आदमी कदम रखता है, कबीर शाह, जो अंदर आते ही शांति और पक्के इरादे के साथ उस मासूम के सामने बैठ गया था, जो इस वक्त सहमी हुई चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर, शक और मायूसी का समंदर था।
कबीर ने कुछ देर इस खामोशी को तोड़ने से पहले उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। तुम्हारे दिल में यही ख्याल होगा कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, मोहब्बत की जिसकी सज़ा तुम्हें उस दरिंदे ने दी। वो कुछ देर चुप रह गया, फिर अपनी आंखों में दर्द लिए आगे बढ़कर बोला, जब तुम मेरे सामने आई थी मुझे मारने के लिए, मुझे लगा शायद यही मेरी तकदीर है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन शायद भगवान ने मुझे मौका देना था और मैं उस मौके को व्यर्थ नहीं करना चाहता था। कबीर ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें एक सुखी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये केस मैं जीतूंगा और तुम जल्दी ही इस केस से आज़ाद हो जाओगी और फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। उसकी बातों में सच्चाई और पछतावा झलक रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये जुर्म मुझे जीने नहीं देता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई। वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। वो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, वो बस वक्त पर भरोसा रखना चाहती थी और वक्त ने उसका साथ दिया। वो आखिरी हद तक लड़ी थी और जज ने इस केस को डिफेंस केस बनाकर उसे माफ़ कर दिया। 6 महीने बाद समुद्र के किनारे की खामोशी में धीमी लहरें किनारे से टकरा रही थीं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान ने सुनहरी, गुलाबी और नीले रंगों का खूबसूरत मिश्रण पेश कर दिया था। सिया और कबीर किनारे किनारे चल रहे थे। सिया कबीर के कंधे पर सिर रखे हुए थी। उसके आंसुओं की जगह अब एक नरम मुस्कान थी। कबीर ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और गहराई से उसे देखते हुए बोला, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं कभी दोबारा जीने की हिम्मत नहीं कर पाता। सिया ने धीरे से जवाब दिया, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। अगर भगवान ने मुझे आजमाया तो उसका खूबसूरत फल तुम हो। वे दोनों एक दूसरे के चारों ओर अपनी बाहों का गहरा घेरा बांध कर खड़े थे, जैसे दुनिया के सारे गम और दुख उस पल में कहीं गायब हो गए हों। समुद्र की लहरों की आवाज़, हल्की हवा की सरसराहट और धूप की नरम रोशनी ने इस पल को एक जादुई बना दिया था। आखिरकार मोहब्बत माफ़ी और सुकून में बदल गई थी। जिंदगी ने अपनी मुश्किल परीक्षा के बाद उन्हें वो खुशी दी थी जिसके वे हकदार थे। अब वे दोनों एक दूसरे के सहारे नई उम्मीदों के साथ ज़िंदगी के रास्तों पर आगे बढ़ने को तैयार थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।